यूं तो जिन भूत या चुड़ैल की कहानी पढ़ना, सुनना, देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने ही साथ इस किस्म का पुरस्कार हादसा या कोई वाकया रोनुमा हो जाए, तो उसका अनजाना खौफ सारी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। जब मेरी बेटी का दाखला कॉलेज में हुआ, तो गवर्नमेंट कॉलेज की खस्ता और शिकस्ता इमारत देखकर मैं मायूस और अफसुर्दा हो गई, क्योंकि मेरी बेटी शुरू ही से प्राइवेट स्कूल में पढ़ती आई थी, जहां महंगी महंगी फीसों के एवज तालीमी माहौल भी मयारी और शानदार दिया जाता था। तालिबे इल्म वहां के माहौल का आदी हो जाता है। आयशा के वालिद के इंतकाल के बाद माली मजबूरी की बिना पर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखला करवाया। वो प्री मेडिकल की तालिबा थी, नहायत ज़हीन, मेहनती और खूबसूरत। उसका कॉलेज क्या था, एक छोटे जंगल का नजारा पेश करता था। वीरान कमरे, बड़े बड़े पीपल के दरख्त, वीरान कॉरिडोर, बड़े बड़े मैदान, टूटे फूटे नल, गंदे गंदे वॉशरूम्स। गर्ज ये कि ये इमारत आसारे कदीमा का नमूना नजर आती थी। कॉलेज का नक्शा देखकर मेरी बेटी रोने लगी। मम्मा, ये कैसा कॉलेज है? इस कॉलेज में मेरा नाम कैसे आ गया? मेरा तो ग्रेड और मार्क्स बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा कि बेटा, जो कॉलेज घर के करीब होता है वहीं पर नाम आता है। बस तुमको अच्छे कॉलेज देखकर नाम डालना चाहिए था। खैर, मरते क्या ना करते, वो कॉलेज जाने लगी। सिर्फ प्रैक्टिकल वाले दिन जाती थी, बाकी सब कोचिंग से पढ़ रही थी। अभी आयशा को गए 1 ही महीना हुआ था कि उसमें मैंने एक अजीब सी तब्दीली देखी। आयशा जो बातूनी किस्म की लड़की थी, हंसमुख और खुश अखलाक, अब वो चुप रहती। खाना खाने बैठती तो बैग वक्त 4 या 5 रोटियां खा जाती, जबकि मेरी बेटी आयशा तो नाजुक सी दुबली पतली बच्ची थी, 1 या आधी रोटी भी मुश्किल से खाती थी। कहाँ अब ये हाल कि 4-5 रोटियां खा जाती। अब अक्सर वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रखती। अंदर कमरे से उसकी बातें करने की आवाज आती। जब मैं कमरे में जाती तो वो खामोश हो जाती, और जब मैं पूछती कि आयशा किससे बातें कर रही थी, तो वो बोलती, मामा किसी से नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। आप हर वक्त सीआईडी बनी मेरे कमरे के पास क्यों खड़ी घूमती रहती हैं, जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। उसके बेधड़क बात करने के अंदाज को देखकर मैं हैरान रह गई। उस दिन मैंने अपनी कोलिग को आयशा के कॉलेज जाने और उसके रवैये में अचानक तब्दीली का जिक्र किया, तो वो सोचकर बोली, यार बाकी सब तो ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो स्पेस चाहते हैं, लेकिन ये 4-5 रोटी खाने वाली बात जरूर परेशान कुन है। लिहाजा किसी आलिम, मौलवी वगैरह को दिखाओ, कहीं आसेब या जिनका साया ना हो। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। आज के जदीद जमाने में आसेब, साया, जिनका क्या काम? अपनी दोस्त से तो कुछ नहीं कहा कि कहीं बुरा ना मान जाए। बहरहाल मैं फिक्रमंद व परेशान घर लौट आई। डाइनिंग टेबल पर आयशा बैठी खाना खा रही थी, और वो जिस अंदाज से खा रही थी कि मैं हैरान रह गई, जैसे कोई जानवर खा रहा हो। मैं आयशा को गौर से देखने लगी। आयशा ने मुझे देखा और हंसने लगी। मामा, आप इतनी हैरानगी से मुझे क्यों देख रही हो? क्या किसी को खाना खाते नहीं देखा? हाँ आयशा, इतनी बदतमीजी से खाते नहीं देखा। खैर, आज जुमा था, तुमने नमाज पढ़ी? वो मेरी बात सुनी अनसुनी करती लापरवाही से अपने कमरे में चली गई। मैं उसकी बदतमीजी पर भी परेशान थी। आज आयशा अभी तक सोकर नहीं उठी थी। कॉलेज जाने का टाइम होने वाला था। मैं आयशा के कमरे में उसे उठाने गई तो आयशा बिस्तर पर सोती हुई मिली। आयशा, उठ जाओ, कॉलेज जाने का वक्त हो रहा है। मैंने कमरा साफ करते हुए आयशा को उठाया। वो सोते हुए और भी प्यारी लग रही थी। मुझे बेइख्तियार अपनी बेटी पर प्यार आ गया। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज मुसलसल आ रही थी। मैंने सोचा, जरूर आयशा रात को सोते से उठी होगी और वॉशरूम यूज किया होगा, मगर नल बंद करना भूल गई होगी। मैं वॉशरूम में नल बंद करने के लिए जाने लगी तो अभी मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो आयशा को टूथब्रश करते देखकर मैं हैरान रह गई। फिर मैंने बेड पर नजर डाली तो बेड खाली था। अरे ये क्या मामला है?
अभी तो आयशा अपने बिस्तर पर थी, इतनी जल्दी वॉशरूम में कैसे पहुंची? और मैंने देखा तक नहीं। मैं कांपते कांपते कदमों के साथ किचन में आ गई और नाश्ता बनाने लगी। आयशा खाने की मेज पर आकर बैठ गई तो मैंने नाश्ता उसके सामने रखा। आयशा मुझे देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराने लगी और फिर अपना नाश्ता लेने किचन में गई तो आयशा किचन की स्लैब पर बैठी नाश्ता कर रही थी। एक आयशा खाने की मेज पर और एक किचन में मौजूद थी। इलाही, ये क्या चक्कर हो रहा है मेरे साथ? मैं हैरान और परेशान हो गई। आज सुबह से मेरे सर में दर्द भी हो रहा था। ये मेरा वहम है क्या? कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे बात का जिक्र नहीं किया। रात को जब मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी कि दरवाजा खोलकर आयशा मेरे कमरे में आ गई। मामा, मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, और मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई और भी मौजूद है। मैंने उसे आयतुल कुर्सी पढ़ने को कहा। वो आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते सो गई। मैं प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती रही। आयशा बेखबर सो गई थी कि बेसाख्ता मैंने उसके माथे पर प्यार कर लिया। घड़ी पर नजर डाली तो देखा 1 बज रहा है। सुबह ऑफिस भी जाना है। मैंने किताब बंद की और फिर एक बार घर के दरवाजे और खिड़कियां वगैरह चेक करने बाहर गई। आजकल के हालात की वजह से तमाम घर अच्छी तरह चेक करके सोती थी। सब चीजें चेक करके मैंने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाया तो आयशा के कमरे पर नजर पड़ी। उसका दरवाजा खुला हुआ था। मैं उसके कमरे का दरवाजा बंद करने गई। आगे बढ़ी तो बेड पर आयशा लेटी नजर आई, मगर आयशा को तो मैं अपने कमरे में सोता छोड़कर आई थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में आई तो देखा आयशा मेरे कमरे में बिस्तर पर सो रही है। ये कैसा इसरार था? एक आयशा मेरे कमरे में और दूसरी अपने कमरे में। अब डर और खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने कमरे के एक कोने में सोफे पे बैठकर सारी रात गुजार दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था दोनों में से असली आयशा कौन है और ये सब क्या है। मैं डर के मारे वुजू करने भी नहीं गई। सारी रात टिकटिकी बांधे कभी आयशा के बिस्तर पर कभी दरवाजे को देखती रही कि दरवाजे से दूसरी आयशा नमूदार ना हो जाए। जो जो कुरानी आयात ज़बानी याद थी वो पढ़ती रही। आखिरकार सुबह हो गई। हस्बे मामूल अब आयशा उठकर बैठ गई। मामा, आपको क्या हुआ है? आप सोए क्यों नहीं हैं? चलिए मामा, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होने जा रही हूँ। आप अच्छा सा नाश्ता बना दें। वो ये कहकर अपने कमरे में जाने लगी। लिहाजा मैंने बेसाख्ता कहा, रुको आयशा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो हंसकर बोली, आप परेशान मत हो मामा, वो चली गई है। बेफिक्र हो जाइए, वो अब शाम को आएगी। आइए मेरे साथ। आयशा कौन? बेटा, किससे बातें कर रही हो तुम? आयशा ने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश करवा दिया। आयशा की आंखों में बेबसी के आंसू मैं साफ देख रही थी। आयशा, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो, क्या कह रही थी तुम? आयशा ने बेसाख्ता मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। फिर वो मुझसे लिपट कर बोली, आज मैं पराठा खाऊंगी, किचन में चलिए। मैं खामोशी से किचन में खाना बनाने लगी, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। मैं माँ थी, इतना जान गई थी कि मेरी आयशा किसी तकलीफ और परेशानी में मुब्तला है, मगर किसी किस्म का दुख दर्द तकलीफ समझ नहीं आ रही थी। ना ही आयशा ने कोई वजाहत की, इसलिए मैं आयशा की तरफ से बेहद परेशान थी। फिर वो कॉलेज चली गई और मैं अपने ऑफिस पहुंची। मैं ऑफिस तो आ गई थी, लेकिन मेरा दिल काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अचानक आयशा के कॉलेज से फोन आ गया। मुझे फौरन बुलाया था। परेशान होकर जब मैं कॉलेज पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि आयशा के बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख अंगारे जैसी, उसे रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। मुझे देखकर वो गुस्से से बोले, इन लोगों से कहो कि मुझे छोड़ दें, वरना मैं तुम्हारी आयशा को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं खुद दहशत से बेहोश हो गई। काफी देर बाद जब होश में आई तो मेरी दोस्त, जो कि मेरे साथ आयशा के कॉलेज आई थी, उसने फोन करके मेरे भाई भाभी को सारी सूरत हाल बताकर वहीं बुलवा लिया। किस्सा कुछ यूं था कि कॉलेज जाकर आयशा
रोजाना एक वीरान जगह पीपल के दरख्त के पास मौजूद स्टोर रूम था, वहां चली जाती थी। हालांकि टीचर्स ने उसे मना भी किया था कि वहां मत जाया करो, मगर वो बाज ना आई। जब भी कॉलेज आती तो उस स्टोर के करीब चली जाती थी। आज जब आयशा का टीचर ने पूछा तो स्टूडेंट्स ने बताया कि वो स्टोर रूम में है। तो टीचर ने चौकीदार के साथ स्टोर रूम में जाकर देखा तो आयशा एक छुपकली की तरह दीवार पर मौजूद थी। ये सब कुछ टीचर ना देख सकी और खौफ और दहशत की वजह से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद आयशा इंसानी रूप में आ गई। बड़ी मुश्किल से चौकीदार और मेल टीचर ने आयशा को स्टोर से निकाला। वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। अभी भी उसे रस्सी से बांध कर बिठाया गया था। मैं अपने भाई के साथ आयशा को घर ले आई। मेरे भाई और दोस्त ने किसी बुजुर्ग बाबा का पता बताया था, मगर अभी शाम और पूरी रात बाकी थी। मेरा भाई और दोस्त आयशा से बेहद खौफजदा थे, इसलिए वो मुझे अकेला छोड़कर ये कहकर चले गए कि सुबह किसी बाबा या मौलवी को लेकर आ जाएंगे। मगर बात मेरी बेटी की थी। मेरा डर और खौफ सब खत्म हो गया था। सबके जाने के बाद मैंने आयशा से उस सब के बारे में पूछा। आयशा कुछ ना बोली, मगर जब उसकी आंख से आंसू टपक कर गाल पर आया तो आयशा ने अपनी बेबसी का तमाम हाल मुझे बता दिया। मैंने आयशा को कहा कि नहाकर और वुजू करके आ जाओ बेटा। वो खामोशी से नहाने चली गई। मैंने भी वुजू किया और मेरे भी खामोश आंसू मुतवातर आंखों से रवाना थे। जब मैं बेदर्दी से अपने गालों से आंसू मिटा देती तो एहसास होता मैं खुद कितनी मजबूर और बेबस हूँ। फिर नमाज हाजात पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के सामने खूब जी भरकर फूट फूट कर रोई और सिद्के दिल से दुआ की कि या अल्लाह, मेरा कौन है तेरे सिवा, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। तू ही मेरा मालिक व खालिक है। पहले भी तूने ही दूर की थी, हर मुश्किल में तू ही काम आया था। बुरे वक्त में मैंने तुझे ही पुकारा है। आज फिर वो मुश्किल घड़ी आई है। मुझे मायूस न करना मेरे खुदा। मेरा साथ देखकर मेरा हौसला बढ़ा। मुझे तुझ पर एतमाद है। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। बस ये अल्फाज जो ज़ेरे लब शुरू किए तो 1 घंटा यही अल्फाज मेरे मुंह से निकलते रहे। अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आंखें बंद किए यही अल्फाज बोले जा रही थी। आंसू बहे जा रहे थे कि अचानक कुरान पाक मेरी बंद आंखों के सामने आ गया। फिर कुरान पाक खुला और आयतुल कुर्सी, सूरह नास, सूरह फलक और सूरह हशर की आयत एक के बाद एक खुलती चली गईं। ये कुरानी आयत मैं जागते हुए मगर आंखें बंद किए सिद्के दिल से तिलावत कर रही थी। हम सब मुसलमान हैं। ये कहानी नहीं, एक सच्चा वाकया है। शिद्दत से खुदा से लौ लगाने पर हमारी खुदा जरूर सुनता है। उसने मुझे इशारा दे दिया था कि कुरान पाक में जो मेरी किताब तेरे पास है वो हर परेशानी का इलाज भी है, तेरी निजात का जरिया भी है और तेरी आखिरत का जरिया भी है। मैंने आंखें खोली तो आयशा मेरे पास आकर बैठी हुई थी। अपनी बेटी के चेहरे पर बेबसी देख रही थी। मैंने उससे कहा, 2 रकत नमाज हाजत पढ़ो। जब वो पढ़ चुकी तो मैंने और अपने ऊपर अपनी बेटी के गिर्द 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और हिसार खींचा। फिर आयशा से पूछा, अब बेफिक्र होकर हर बात बता दो बेटा। अब अल्लाह ताला हमारे साथ है और तुम अल्लाह ताला की पनाह में आ चुकी हो। पहले तो वो मुझे देखने लगी, फिर मेरे चेहरे पर यकीन और एतमाद ने उसे हौसला दिया। वो बोली, कॉलेज में एक अनजान लड़की रोजाना दरख्त के नीचे बैठी मिलती और वो किसी क्लास को अटेंड नहीं करती थी। मैंने उससे दोस्ती कर ली क्योंकि उसने मुझे कहा था कि मुझसे दोस्ती कर लो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो मैंने उससे दोस्ती कर ली थी। मामा वो हर वक्त मेरे साथ रहने लगी, स्कूल, लैब में, घर में, हर जगह। मैं कमरे में सोने के लिए लेटती तो मेरे साथ बिस्तर पर सोती नजर आती। खाने की मेज, बाथरूम, गर्ज हर जगह उसने मेरा साया बनकर रहना शुरू कर दिया। मुझसे कहती, अपना जिस्म मुझे दे दो। मगर अब मैं उससे डरने लगती हूँ, उससे दूर भागती हूँ तो मुझ पर गुस्सा करती है। उसे मेरा जिस्म चाहिए, उसका जिस्म नहीं है ना, इसलिए उसे मेरा जिस्म चाहिए। कॉलेज में जिसने पहले चौकीदार को डस लिया था वो सांप नहीं था, वो यही लड़की थी।
وہ لیب والی ٹیچر کو مینڈک کا پریکٹیکل کرنے پر جو کٹ لگا تھا اور وہ مر گئی، وہ کٹ نہیں تھا ماما، اس لڑکی نے اپنے دانتوں سے اسے کاٹا تھا۔ اس سڑک پر جو بڑا حادثہ ہوا تھا وہ بھی اسی لڑکی نے کیا تھا۔ ماما اسے خون اچھا لگتا ہے۔ آج جب میں آپ کو ساری بات بتا رہی ہوں تو اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے وہ ساری قرآنی آیات اور صورتیں جو میں نے بند آنکھوں سے دیکھی تھیں عائشہ کو پڑھنے کا کہا اور خود بھی پڑھنا شروع کر دی۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہم پڑھتے رہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک بند ہوتا نظر آیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر تمام قرآنی آیات کا پانی عائشہ کو پلایا اور خود پیا، پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑکا، اور پھر ہم دونوں نے نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد نفل نماز شکرانہ بھی ہم دونوں نے ادا کی۔ یقین جانیے اللہ کے کرم سے میری بیٹی عائشہ کو اس آسیب، جن یا بدرو سے نجات مل گئی۔ صبح جب میرا بھائی بھابھی ایک مولوی کو بلا کر لائے تو اس نے بتایا اس بچی پر تو کوئی اثر نہیں ہے۔ میرا بھائی حیران رہ گیا اور میری لب پہ مسکراہٹ تھی کہ خدا پر یقین کر کے دیکھو، وہ ضرور ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہماری مدد بھی کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پھر میں نے عائشہ کو اس ویران کھنڈر نما کالج سے نکال کر گھر میں ہی پڑھائی کروا کے امتحان دلوایا۔ ہاں، اس کو پری میڈیکل کی جگہ کامرس لینا پڑی، لیکن اس نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آج میری بیٹی عائشہ کی شادی ہو گئی ہے اور وہ خدا کے فضل سے ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے، احکام خداوندی اور نماز کی پابند ہے۔